हेलो बच्चों, मैं हूं सार्थक और आज मैं आपको जो पढ़ाने आया हूं उसका नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहली बात, आप लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि पीछे बहुत सारे स्क्वायर या रेक्टेंगल बने हुए हैं। इस मिस्ट्री को थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पढ़ा था तब कैसे पढ़ा था। मेरे क्लासरूम में एक टीचर आते हैं और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर उन्होंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। जब उन्होंने ऐसा लिखा तो फिर मैं खड़ा होकर सर से पूछा मैंने कि सर आपने ऐसा लिखा, ये क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। तो मैंने कहा सर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? यहीं से कहानी स्टार्ट होती है और यहीं से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। चलिए तो हम समझते हैं सबसे पहली बात कि ये द्विघात समीकरण इसे कहते क्यों है। तो बड़ा कॉमन सा सवाल है। इसे द्विघात समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पूरे समीकरण की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2। इसीलिए इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन फिर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? तो लैटिन भाषा का एक वर्ड होता है क्वाड्रेटम, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या लेना देना है आने वाली क्लासेस में बड़ी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात है, जहाँ तक मैंने देखा है कि जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं, पर हमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच ट्राई करना चाहिए। मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर जब मैंने इसे अपने हिसाब से पढ़ा या अपने तरीके से पढ़ा तो मुझे अच्छी लगने लगी मैथ। तो आज मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे अच्छी लगी है मैं आपको उसी तरीके से फील करा के मैथ को पढ़ाऊँ, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम भी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए कि सर आखिर मैथ क्यों पढ़ते हैं और मैथ कहाँ पे दिखती है। तो आज मैं आपको मैथ दिखने में मदद करूँगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब एक बात फिर से इसको लिखते हैं क्योंकि कुछ मुझे समझाना है आप लोगों को। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये तो द्विघात समीकरण आप कह रहे हैं इसको लिखा है, पर हमें तो बहुपद लग रहा है। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बहुपद और द्विघात समीकरण में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। अगर ये बराबर 0 लिखा है तो हमारे ये द्विघात समीकरण है, अगर इसी को हम लोग हटा दें तो ये हमारा बहुपद हो जाता है, ठीक है? चलिए यहाँ तक बात हम लोग समझ गए। इसके बाद समझते हैं कि आखिर ये द्विघात समीकरण हम पढ़ते क्यों हैं, आखिर इसकी नीड क्या है हमें। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखिए, जब मैंने इसको खुद से पढ़ा तो मैंने किया क्या? सबसे पहले ये जाना कि आखिर हम लोग द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं। अगर आप किसी से ये क्वेश्चन करते हैं अपने टीचर से कि आखिर हम द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं, तो कुछ शिक्षक आपको बता सकते हैं कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं द्विघात समीकरण, लेकिन कुछ का जवाब ये होगा कि हम मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। पर ये थोड़ा सेटिस्फाई नहीं लगता है, इसलिए हम थोड़ा सा एकदम बेसिक से जाके उसके फाउंडेशन को देखेंगे कि आखिर ये द्विघात समीकरण आया कहाँ से। इसको समझने के लिए क्यों पढ़ते हैं द्विघात समीकरण, क्या इसका यूज भी है। सबसे पहले एक पजल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपने घर बनवाया है और अभी आपको एक बगीचा डिजाइन करना है। बगीचा समझ ना, ग्राउंड। तो आप बगीचे को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले परमिशन लेंगे। परमिशन किससे लेंगे? आप अपने पिताजी से जाके परमिशन लेंगे। तो आप अपने पापा के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि पापा मुझे बगीचा बनाना है, क्या मैं बना सकता हूँ? तो पापा ने 2 कंडीशन दी है। उन 2 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें बगीचे को बनाना है। सबसे पहले हमारे पिताजी ने या पापा ने, जो भी आप बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि आप बगीचा बना सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि इस बगीचे की जो टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई का मतलब यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, यानी टोटल लंबाई उसकी 28 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए लेंथ? 28 मीटर टोटल लंबाई होनी चाहिए। इसी को हम लोग परिधि भी कहते हैं या इंग्लिश में पेरीमीटर भी कहते हैं, ठीक है? तो हम लोग इसको लेंथ लिखें या यहाँ पे पेरीमीटर भी लिख सकते हैं, यानी कि परिधि लिख सकते हैं। पेरीमीटर को पी से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है? और एक और कंडीशन दी, ये कंडीशन नंबर 1 थी, और दूसरी कंडीशन उनकी थी कि इसका एरिया जो होना चाहिए वो होना चाहिए 48 मीटर स्क्वायर। एरिया सभी लोग जानते हैं, इसके अंदर के पोर्शन को इसका एरिया कहेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लंबाई की चौड़ाई में गुणा करानी पड़ेगी। इसी तरीके से अलग अलग शेप के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं हमारे पास। तो प्रॉब्लम को आप लोग समझ पा रहे हैं? हमारे पापा ने हमको कंडीशन दी है कि हमें एक बगीचा बनाना है, पर ये याद रखना है कि हमको उसकी टोटल लंबाई या टोटल परिधि 28 मीटर्स की रखनी है और उसका टोटल एरिया 48 मीटर स्क्वायर रखना है। अब मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं पढ़ाने के लिए आपको डायरेक्ट स्टार्ट कर देता और आपको बताता कि मिडिल टर्म स्प्लिट रूल क्या होता है, कैसे लास्ट वाले पद को 2 डिवाइड करते हैं, फिर उसको ऐड करने पर इतना होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर इतना होना चाहिए। पर मैं चाहता हूँ आप मैथ को फील कर सके, इसलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये 2 कंडीशन है। तो आप सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप मिस्त्री अंकल के पास जाते हैं, क्योंकि आप तो खुद तो बना नहीं पाएंगे। मिस्त्री अंकल को बुला के लाते हैं और उनसे बोलते हैं कि अंकल मुझे एक गार्डन बनाना है और उसमें 28 मीटर की उसकी लेंथ होनी चाहिए और एरिया 48 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा।
तो अंकल आपसे पूछते हैं कि बेटा बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, यानी कि ये लेंथ कितनी होगी और ये विड्थ कितनी होगी। तो आप अंकल से कहते हैं अंकल मुझे नहीं पता, पर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। तो अब अंकल ने ट्राई लिए, ट्राई मतलब गेस किया। उन्होंने सबसे पहले एज्यूम किया, एक सेकंड हम लोग इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि हम स्पेस हो जाए समझाने के लिए, थोड़ी देर पे इसको हटा देते हैं। और अंकल ने गेस लिया, मिस्त्री अंकल जो आए थे उन्होंने बोला कि चलो इसकी लेंथ को हम लोग 10 मीटर एज्यूम करते हैं। कितने एज्यूम करते हैं? 10 मीटर्स। अब आप लोग एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसका शेप कैसा है? रेक्टेंगल। हमें बगीचा कैसा बनाना है? रेक्टेंगल, यानी आयताकार बगीचा बनाना है। और आयताकार जब बगीचा बनाएंगे तो उसके आमने सामने की लंबाई बराबर होगी। अगर ये हमारी 10 मीटर की होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भी हमारी 10 मीटर की होगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हमको टोटल लंबाई कितनी चाहिए? 28 मीटर्स। ठीक है, तो हमने यूज कितनी कर ली? 10 मीटर्स यहाँ और 10 मीटर्स यहाँ। कितना बचा? 8 मीटर्स। तो 4 मीटर हम लोग इधर कर दिए और 4 मीटर इधर कर दिए। क्या टोटल हमारी 28 मीटर्स की हो गई? बिल्कुल सर हो गई, लेकिन अब दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका एरिया कितना है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? देख लेते हैं। लेंथ कितनी है? 10। विड्थ कितनी है? 4। एरिया कितना हो गया? 40 मीटर स्क्वायर। पर हमको कितना चाहिए? 48। हमारा एरिया कम रह गया। तो क्या हम लोग पूरा ये गार्डन बना लिए इस कंडीशन पर? नहीं। तो हम मिस्त्री अंकल के पास दोबारा जाते हैं और कहते हैं अंकल जी पापा की दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई। तो अंकल ने कहा बेटा आपने लेंथ और विड्थ नहीं बताई थी, इसलिए हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, हम लोग दूसरी बार बना लेते हैं। तो फिर सारा हटाया, उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट किया। इस बार उन्होंने कहा कि चलो लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, और लेंथ को इंक्रीज करके उन्होंने 11 मीटर कर दिया। तो यहाँ भी 11 मीटर हो जाएगा। अब कितना हो गया? 22 मीटर्स, यानी कितना बचा? 6 मीटर। तो हमने क्या किया? 3 मीटर्स आराम से इधर लिख दिया और 3 मीटर इधर लिख दिया। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सारी? 28 मीटर हो गया ना? बिल्कुल हो गया। लेकिन क्या एरिया सेटिस्फाई हुआ? चेक करते हैं। एरिया के लिए इस बार एरिया देखते हैं। A2 इसको A1 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा? 11 इंटू 3, यानी 33 मीटर स्क्वायर। क्या हमको 33 चाहिए था? नहीं ना। कितना चाहिए था? 48। फिर से गलत हो गया, फिर से सारा हमने हटाया और एक बार तीसरा अटेम्प्ट लिया। तीसरे अटेम्प्ट में हमने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, इस बार 12 कर दिया इसको, लेंथ को 12 मीटर। अगर लेंथ को 12 मीटर कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा? तो ये हो जाएगा 24, यानी बचेगा हमारा 4, यानी 2 मीटर हम लोग इधर कर सकते हैं और 2 मीटर इधर कर सकते हैं। हमारी पेरीमीटर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, पर क्या हमारी एरिया वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई? एक बार दोबारा चेक करते हैं। एरिया की कंडीशन कितना है? 12 इंटू 2, यानी 24 मीटर स्क्वायर। ये तो एकदम आधा हो गया, ये तो और भी खराब हो गया। अभी हम लोग परेशान हो रहे हैं कि हम लोग बार बार अटेम्प्ट लेते हुए जा रहे हैं, लेकिन हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फिर अंकल ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उन्होंने बोला चलो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 8 मीटर्स। ठीक है, तो अगर ये 8 मीटर हो जाएगा तो टोटल ऐड करने पर कितना हो जाएगा? 16 मीटर। बचा कितना हमारा? 12 मीटर। तो इन्होंने 6 मीटर इधर कर दिया और 6 मीटर इधर कर दिया, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। एक बार एरिया चेक कर लेते हैं। 8 इंटू 6, यानी 48 मीटर स्क्वायर। एरिया भी सेटिस्फाइड हो गया और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। यानी हम लोग लेंथ को 8 रखेंगे और विड्थ को 6 रखेंगे। पर हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया इस पूरे प्रोसेस में, तब जाके हमने 4th अटेम्प्ट में ये सही आंसर गेस किया है। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम लोग पहले अटेम्प्ट में ही सही आंसर निकाल लें? हाँ, अब यहीं से हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नीड क्या है हमें। तो समझते हैं कि अगर हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही निकालना है तो कैसे निकालेंगे। चलिए इसको रब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको भी हटा ही देते हैं यहाँ से। एक बार कंडीशन को दोबारा नोट डाउन कर देते हैं। हमारी कंडीशन थी कि पेरीमीटर कितनी होनी चाहिए हमारी? 28 मीटर की। एरिया कितना होना चाहिए हमारा? 48 मीटर स्क्वायर। चलिए, अब आप लोगों को पता है कि परिधि कहते किसे है, यानी पेरीमीटर क्या होती है। तो आप सबको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लंबाई को ही परिधि कहते हैं। इसका फार्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें 2 लंबाइयाँ होती हैं और 2 चौड़ाइयाँ होती हैं। तो पेरीमीटर का फार्मूला हमारा हो जाएगा 2 गुना लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा सबको। कोई फार्मूला हमने याद नहीं किया है। हमने देखा कि 2 लंबाइयाँ थी तो हमने कहा 2 लंबाइयाँ हैं और 2 चौड़ाइयाँ हमारी। यहाँ तक समझ में आ रही है बात सभी को? चलिए देखते हैं कितना दिया है। 28 मीटर्स, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब यहाँ से अगर हम लोग कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14, यानी क्या लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू 14 मीटर्स आया है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? अगर लेंथ प्लस विड्थ 14 मीटर आ गया है तो क्या हमारे पास एक रिलेशनशिप मिल गया है? इसको हटा के हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा आया है लेंथ
प्लस विड्थ इक्वल टू 14 मीटर। कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, सभी को पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर, सभी को पता है, लेंथ इंटू विड्थ। एरिया कितना दिया हुआ है 48 मीटर, यानी लेंथ इंटू विड्थ। अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला है, अब यहीं से काम आसान होना चालू होगा और यहीं से हम लोग लेंथ को सपोज करते हैं कि हमारी लेंथ जो है वो x मीटर की है। कितनी है, x मीटर की लेंथ को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। आप बताइए अगर लेंथ को हम लोग x मीटर एज्यूम कर लिए हैं तो हमारी विड्थ कितनी हो जाएगी, क्या 14 माइनस x मीटर की हो जाएगी विड्थ, हो जाएगी ना। तो विड्थ कितनी हो गई हमारी 14 माइनस x मीटर। अब रख देते हैं इन दोनों की वैल्यू को, तो 48 इक्वल टू लेंथ की वैल्यू को हम लोग x लिख देते हैं और विड्थ की वैल्यू को 14 माइनस x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं एकदम बेसिक से, तो 48 इक्वल टू 14x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सही से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 48 इक्वल टू 0। ये माइनस को अगर हम लोग हटाना चाहिए तो माइनस कॉमन भी लिया जा सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0। क्या हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग देख पा रहे हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0। हम लोगों ने इसको पूरा सॉल्व किया, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन आ गया है। आप लोग देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के पास आ रहे हैं। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब प्रॉब्लम ये है, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी और दो वैल्यूज आएंगी। वो पहली वैल्यू कितनी आएगी, देखिए आप अगर अभी आप लोग इसको समझिए, इसको सॉल्व करने की कोई एक तरीका नहीं है। हम लोगों को ये सिखाया गया है कि इसको दो टर्म में डिवाइड कर लेते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 48 आना चाहिए, ऐड करने पर 48। तो क्या 8 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करने पर 48 आता है, ऐड करने पर 14 आता है। हमारे गेस वर्क में भी 8 और 6 ही आया था। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने पहले अटेम्प्ट में ही एकदम सही आंसर को फाइंड आउट कर लिया ना। इसी तरीके से हम लोग आगे की क्लासेस में ये देखेंगे और कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। मैं बहुत लेंथी क्लासेस बनाने से बचना चाहूँगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए अगली क्लास में हम लोग दोबारा देखेंगे कि और कहाँ पे इसका यूज होता है और इसी तरीके से अच्छे से समझेंगे।